कविता अपने माता पिता बलराम और साक्षी के साथ रहती थी। 24 साल की उम्र होने पर भी अब तक कविता की शादी नहीं हो पाई थी और उसकी वजह थी उसका काला रंग। कविता का रंग बहुत ही काला था। बलराम का उसी गांव के बाहर एक ढाबा था जिसके सहारे बलराम और उसके परिवार का गुजारा चलता था। अब एक दिन साक्षी अपने घर में बैठकर बहुत रो रही थी। माँ, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रहे हो? अरे बिटिया, तू 24 साल की होने आई और अब तक तेरी शादी नहीं हो रही। पता नहीं कब तेरी डोली उठेगी इस घर से। माँ, आप तो जानती हो ना मुझे कितने रिश्ते आए, पर हर बार मेरे काले रंग को लेकर हर रिश्ते ने ना कहा है और अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। अब मैं जीवन भर आप दोनों के साथ ही रहूंगी। ना बिटिया, ऐसा ना बोल। अभी तो तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम तेरी शादी किसी अच्छे घर में करवा कर रहेंगे। तभी वहाँ बलराम घबराते हुए आता है। बलराम का पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। पिताजी, क्या हुआ? पिताजी, क्या हुआ आपको? जी, क्या हुआ आपको? और ये इतना पसीना पसीना कैसे हो गए आप? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, बस मन घबरा रहा था तो घर चला आया। कविता बिटिया, ये लो ढाबे की चाबी। आज के दिन तुम ढाबे पर बैठ जाओ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे मैं ठीक हूँ बिटिया, जाओ ढाबे पर। इस समय ढाबे पर बहुत ग्राहक आते हैं, हमें अपने ग्राहकों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। बलराम के बार बार कहने पर कविता ढाबे पर चली जाती है, पर उसका सारा ध्यान उसके पिताजी की तबीयत पर ही था। अब ढाबे पर कुछ ग्राहक थे, तभी कविता उन्हें खाना देती है। उतने में एक महेश नाम का लड़का कविता के ढाबे पर आता है। ओहो, आज तो बलराम की बिटिया बैठी है रे ढाबे पर। महेश उसी गांव के एक खतरनाक डॉन कुलदीप का बेटा था। महेश भी एक गुंडा ही था। वो बस गांव में हर वक्त आवारागर्दी किया करता था। दोनों बाप बेटों से पूरा गांव डरता था। महेश कविता की ही उम्र का था। बोलिए साहब, क्या दूं आपको? हम तो चिकन बिरयानी खाएंगे, जरा हमारे लिए 2 प्लेट चिकन बिरयानी लगाना। कविता महेश को 2 प्लेट चिकन बिरयानी देती है। थोड़े समय बाद महेश वहाँ से जाने लगता है। अरे, बिरयानी के पैसे तो दो। क्या बोली? जो बिरयानी आपने खाए उसके पैसे मांग रही हूँ। यहाँ बिरयानी मुफ्त में नहीं मिलती। काली कलौटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? आज तक तेरे बाप ने मुझसे पैसे मांगे हैं कभी? महेश की आवाज सुनकर ढाबे पर बैठे सब लोग खड़े हो जाते हैं और कविता और महेश की ओर देखने लगते हैं। तभी कविता गुस्से में आकर महेश को एक जोरदार चाटा मार देती है। सुनो, ये दादागिरी अपने घर जाकर दिखाना। सीधी तरह से मेरे पैसे निकाल, वरना चप्पल उतार कर तेरी ऐसी पिटाई करूंगी ना कि सारी दादागिरी निकल जाएगी तेरी। अपना इतना अपमान देखकर महेश गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग महेश पर हंसने लगते हैं। ये देखकर महेश पैसे कविता के मुंह पर फेंकता है। याद रहेगी तू मुझे। इतना कहकर महेश वहाँ से चला जाता है। इधर बलराम और साक्षी घर में बैठे थे। अब कविता के जाने से पहले से घर का गैस गलती से कविता के हाथ से ऑन हो चुका था। साक्षी जैसे ही गैस ऑन करने जाती है, तभी एक खतरनाक धमाका होता है जिसमें साक्षी और बलराम दोनों की मौत हो जाती है और कविता का पूरा घर जलकर खाक हो जाता है। ये बात जब कविता को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। अब कविता अपने ढाबे पर ही रहने लगी और वहीं सो जाती थी। अब एक दिन महेश वहाँ आता है और वो कविता के ढाबे के गल्ले से सारे पैसे निकाल लेता है। ये क्या कर रहे हो महेश? मेरे पैसे मुझे वापस करो। तभी महेश कविता के चेहरे के सामने एक बड़ा सा चाकू निकालता है। अपनी जुबान ना बंद रख, वरना इस चाकू से तेरा खेल यहीं खत्म कर दूंगा। उस दिन लोगों के सामने तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब देख मैं उस थप्पड़ का बदला कैसे लेता हूँ तुझसे। अब मैं हर रोज तेरे इस ढाबे पर आऊंगा और रोज तुझे तड़पाऊंगा।
महेश का ये रूप देखकर कविता बहुत डर जाती है। तभी महेश सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह महेश रोज शाम को कविता के ढाबे पर आता था और उसके सारे दिन की कमाई कविता से छीनकर वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता था। अब कविता महेश के कहर से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अब उसके पास एक पैसा तक नहीं बचता था। एक दिन शाम के समय आज जैसे तैसे सिर्फ इतने ही पैसों की कमाई हुई है और ढाबे का सामान भी लाना है। अगर वो महेश फिर से यहाँ आ गया तो फिर से वो मेरे सारे पैसे लेकर चला जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं ये पैसे कहीं छुपा देती हूँ ताकि महेश की नजर ना पड़े इन पैसों पर। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति कमलेश कविता से कहता है, बिटिया ये महेश बहुत खतरनाक है। अब अगर तुम्हें इसके कहर से बचना है तो बेटा तुम किसी से शादी कर लो, या तो इस गांव से कहीं दूर चली जाओ। मैं कहाँ जाऊँ काका, मेरा इस संसार में अपना कोई नहीं है और मेरे काले रंग को लेकर कोई भी मुझसे शादी नहीं कर रहा है। बिटिया तुम एक जवान लड़की हो और वो महेश भी एक जवान है। मुझे तो डर है कहीं वो तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत ना कर बैठे, इसीलिए बेटा तुम यहाँ से चली जाओ। तभी कमलेश वहाँ से चला जाता है। उतने में महेश अपने दो साथियों के साथ कविता के ढाबे पर आता है। गल्ले के पैसे कहाँ हैं? बता, कहाँ है गल्ले के पैसे? आज कुछ भी आमदनी नहीं हुई। झूठ बोलती है। तभी महेश कविता को बहुत मारता है और उसके ढाबे का सारा सामान इधर उधर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन कविता रोते रोते गांव में आती है और सारे गांव वालों से महेश की शिकायत करती है, पर गांव वाले कुलदीप और महेश के डर से खामोश रहते हैं। तभी कविता महेश के घर जाती है। उस समय घर में अकेला कुलदीप ही था। कविता के जाते ही अचानक कुलदीप तड़पने लगता है। ये देखकर कविता घबरा जाती है और तभी कुलदीप अचानक से बेहोश हो जाता है। अरे बाप रे, ये बेहोश कैसे हो गए? अरे अंकल जी उठिए, कहीं इनकी तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब हो गई? घर में भी कोई नहीं है। कविता जैसे तैसे कुलदीप को उठाकर बाहर गाड़ी तक लाती है और कुलदीप की ही गाड़ी में बिठाकर कुलदीप को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर डॉक्टर कविता से कहते हैं, सुनिए, शराब पीने के कारण कुलदीप भाई की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अब अगर इन्हें एक किडनी नहीं मिली तो इनकी जान बचाना नामुमकिन है। क्या? अगर इन्हें कुछ हो गया तो अब मैं क्या करूं? अपनी किडनी दे दूं? नहीं, इनके बेटे ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, पर इन्होंने तो नहीं किया ना। ये बेचारे ने तो आज तक मुझे एक अल्फाज तक नहीं कहा। गलती तो सारी इनके बेटे की है, तो इन्हें सजा क्यों दूं मैं? नहीं, मुझे इनकी जान बचाना होगा। तभी कविता कुलदीप को अपनी एक किडनी देकर उसकी जान बचा लेती है। अब जैसे तैसे कुलदीप ठीक हो जाता है और वो कविता का धन्यवाद करता है। अब जब ये बात महेश को पता चलती है तो वो कविता के कदमों में गिरकर उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए कविता जी, मैंने आपको इतना तड़पाया और फिर भी आपने मेरे पिताजी को किडनी देकर उनकी जान बचाई। सच में आप बहुत अच्छे हैं कविता जी। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए कविता जी, मुझे माफ कर दीजिए। देख महेश, जो एक अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दे सकती है, वो अपनों के लिए क्या नहीं करेगी। बेटा, इस कविता से शादी कर ले और इसे अपने घर की बहू बना ले। इसके बहुत एहसान है बेटा हम पर। अपने पिता की बात सुनकर महेश कविता से उसी दिन शादी कर लेता है और कविता को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। एक काली लड़की जिसकी सालों से शादी नहीं हो रही थी, आज उसी कविता की शादी एक सबसे खूबसूरत और अमीर लड़के से हो गई। जो कल तक कविता का दुश्मन था, आज वो उसका हमसफर बन गया। अब कविता महेश के साथ बहुत खुश रहने लगी।